यस, कल अपन ने फर्स्ट चैप्टर खत्म किया था इसमें, एंड आज अपन चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। शरीर उपक्रम या शारीर उपक्रम क्या कहता है? शारीर उपक्रम का अर्थ होता है शरीर के संबंध में संपूर्ण विवरण। जितना भी शरीर का विवरण, मतलब स्टार्टिंग शरीर की परिभाषा, तो वास्तव में शरीर की स्टार्टिंग गर्भ से हुई, तो पहले गर्भ की व्याख्या करता है। क्या कहता है इसमें? गर्भ की परिभाषा जो अपनी कल बात हुई थी वही, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भव। शुक्र और शोणित इन दोनों के संयोग के पश्चात जब इसमें जीव या आत्मा या चेतना मिल जाती तब उसे गर्भ कहा जाता है। आगे लिखता है अगले कोटेशन में, गर्भ के बाद में शरीर की परिभाषा जो अपनी कल बात हुई थी, तम चेतनावस्थितम वायु विभजति। फिर उसके बाद में उसके आगे षडंग शरीर की परिभाषा, 4 शाखाएं, मध्यम 5वां भाग और छठा सिर। शरीर के बारे में वर्णन करते हुए आगे लिखता है, तत्र शरीर जान चेतना अधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोग। भाई ये चरक की परिभाषा। फिर दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। फिर शीर्यते अनेनिति शरीरम, जिसका लगातार क्षय उसे शरीर के। तो आप इसके अंदर गर्भ से शुरू करें, पहला ये लिखे, फिर उसके बाद में दूसरा ये, फिर तीसरा षडंग शरीर, फिर चौथा चरक की परिभाषा लिखें, फिर 5वां दोष धातु मल मूल वाला और छठा ये। शरीर की व्याख्या ये है। या आपसे पूछे कि शरीर से आप क्या समझते, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ये मेंशन करना है। शरीर का एक पर्याय होता है काय, और काय की परिभाषा में यहां लिखता है चीयते अनेनिति काय। मैंने बोला था आपको अपचय और उपचय ये 2 चीजें होंगी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो चय घटने और बढ़ने के अर्थ में काय के लिए बोला। नेक्स्ट आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो एक शरीर का पर्याय आता है देह, धार्यते अनेन इति देह, जिससे धारण मतलब जिसके अंदर अंग प्रत्यंग स्थित रहते हैं उसे देह कहते हैं। गर्भ उपनिषद के अनुसार शरीर की परिभाषा आपको अगर ठीक लगे तो याद करना, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आप चाहें तो छोड़ सकते। नेक्स्ट, इस वाले पॉइंट पे 5 नंबर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भाव प्रकाश के अनुसार बोलता है गर्भाशय गतम शुक्रार्थ जीव संगत, घुमा फिरा के बात हुई है। गर्भाशय में शुक्रार्थ और जीव इनका संयोग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आधुनिक के अनुसार शरीर की परिभाषा। आधुनिक शास्त्र में या आधुनिक जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें पहला लिखा ट्रंक, मेन पार्ट ऑफ द एनी स्ट्रक्चर। तो अपन ने बात की थी कि षडंग शरीर में ये मध्य देह था, ये अपर लिंग, ये लोअर लिंग और ये सिर। तो यह मुख्य भाग जो है वो ट्रंक है। किसी भी स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट होता है उसे ट्रंक कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द मास प्रिंसिपल ऑफ एनी स्ट्रक्चर, किसी भी संरचना में जो उसका मुख्य भाग होता है उसको ट्रंक कहते हैं। द लार्जेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक। बॉडी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रंक विद वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम असेंबल इन इट विच वर्क्स इन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ये अपनी बात हुई थी, ये शरीर की सबसे अच्छी व्याख्या है मॉडर्न से। नेक्स्ट शारीर की व्याख्या। शारीर की व्याख्या में कहता है शरीरम सर्वदेवम मानुसम। इसमें थोड़ा सा कट रहा है ये, शरीरम चिंतिते सर्वदेव मानुष, समस्त शरीर का देव और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो शरीर तो हो गया बॉडी,
मतलब देह या बॉडी। और इस शरीर के बारे में जो बातें होती है, जो चिंतन होता है, जो विचार विमर्श होते हैं, वो सब किस में माने जाते हैं? शारीर। इसीलिए तो शारीर स्थान कहा जाता है। तो शारीर जो है वो शरीर का वर्णन, ठीक, और शरीर का वर्णन जिस स्थान में किया जाता है संहिता के अंदर, उसको शारीर स्थान कहा जाता है। तो शरीर और शारीर में बेसिक डिफरेंस आप समझे कि शरीर तो देह का एक भाग है, और उससे संबंधित जो व्याख्या की जाती है, उस चिंतन को, उस विचार को शारीर कहा जाता है। फिर आगे लिखता है, ऐसे स्थान जहां शरीर के जन्म मरण दोनों का भली भांति वर्णन हो, उसे शारीर कहते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि शरीर का वर्णन ही शारीर। आगे लिखता है, शरीर अधिकृतम कृत्रिम तंत्रम शारीरम। शरीर के वर्णन के लिए जो तंत्र बनाया गया उसे शारीर कहते हैं। अब शरीर हो चुका, शारीर हो चुका, नेक्स्ट इज शरीरी। व्हाट इज शरीरी? क्या कहता है? पंच महाभूत शरीरी संभाय पुरुषमिति स कर्म पुरुषम चिकित्सा। The word shariri is used in Ayurved literature is for आत्मा। पंच महाभूत और शरीरी के मिलने से, ये पंच महाभूत, ये शरीर, ये हो गए छह। इन छह के मिलने से कर्म पुरुष बनता है, और यही कर्म पुरुष की परिभाषा है। आपके सिलेबस का पॉइंट है कर्म पुरुष। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कर्म पुरुष से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं। शरीरी का अर्थ, शरीरी आत्मा की। अब आत्मा के गुण देखो, आत्मा को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा वो होती है जो बार बार कर्मों के अधीन कर्मों के अधीन अलग अलग शरीर में जाती है। और परमात्मा शरीर को धारण नहीं करता। अब है दोनों आत्मा ही, लेकिन जीवात्मा जो है वो शरीर को धारण करती है, परमात्मा शरीर को धारण नहीं करती। जीवात्मा के लिए बोलता है चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, कर्म पुरुष और आदि शब्दों से जीवात्मा को जाना जाता है। तो कुल मिला के जीवात्मा क्या है? 5 महाभूत युक्त आत्मा जीवात्मा, और उसी का वर्णन जो है यहां दिया हुआ, आप इसकी रीडिंग लगाएं। अब आत्मा के गुणों की बात करते हैं। ये आपने पदार्थ विज्ञान में श्लोक याद किया होगा, अच्छा श्लोक है, याद करना चाहिए। अगर नहीं किया है तो कम से कम इसकी हिंदी याद करें। प्राण अपान निमेश आद्य जीवनम मनसो गति, इंद्रियातर संचारणम प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचग्रहतम तथा दृष्टस्य दक्षिणे नक्षनाम सव्येन अवगमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा। ये आत्मा या परमात्मा के लिंग। तो परमात्मा जो है उसके समान ही जीवात्मा होती है, लेकिन जीवात्मा 5 महाभूतों से युक्त होती है। और जब जीवात्मा और 5 महाभूत मिल जाते हैं तो चेतनता से युक्त देह बन जाती। उसके लक्षण है कि प्राण वायु, अपान वायु, उन्मेष निमेष, मन की गति, जीवित रहना, इंद्रियातर संचार, मन का एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रियों की तरफ संचरित होना, प्रेरण धारण, देशांतर गति स्वप्न, स्वप्न में एक जगह से दूसरी जगह जाना, पंचतो ग्रहणम, पंचतो ग्रहण का मतलब मृत्यु होना, जीवित होगा तब मृत्यु होगा, दृष्टस्य दक्षिणे नक्षणम सव्येन अवगमस्तथा,
राइट वाली आंख से अपन को लेफ्ट का दिखता है, लेफ्ट वाली से राइट का दिखता है। ये सब जीवित की निशानी। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रियत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, लिंगानी, प्रमाण। ये 22 जो है चरक के अनुसार आत्मा के गुण, और सुश्रुत ने कर्म पुरुष या आत्मा के गुण 16 माने। नेक्स्ट वन इज शरीर ज्ञान का प्रयोजन। अब सवाल उठता है कि क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की और पढ़ाने की, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इस एनाटॉमी, शरीर के बारे में ये ज्ञान क्यों ले रहे हैं, शारीर ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं, शरीर का ज्ञान, शारीर ज्ञान। तो आयुर्वेद का प्रयोजन मेंशन कर रहा है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रश्न। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और रोगी के विकार का शमन, ये आयुर्वेद का प्रयोजन। चरक और सुश्रुत के अनुसार व्याधि परिमोक्ष और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, एक ही बात है, खाली सीक्वेंस चेंज। अब स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करनी, मतलब अल्टीमेटली आपको शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना है तो आपको शरीर का नॉलेज होना चाहिए, और शरीर का ज्ञान ही शारीर। होल्ड करना हमको। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, क्लास था सर। कहाँ हो आप अभी? हाँ संडे की रहती है क्लास। कहाँ हो आप अभी सर? बताओ कहाँ हो? हाँ मैं आपको फोन करता हूँ क्लास के बाद में 9 बजे। जी जी ओके सर, सॉरी। अब सुने, तो स्वस्थ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए शरीर का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपको रोगी के विकारों का शमन करना है तो भी शरीर का ज्ञान होना चाहिए। तो शरीर के ज्ञान की उपयोगिता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसी बात में कि आयुर्वेद का प्रयोजन ही शरीर के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। आयुर्वेद के प्रयोजन को पूरा करने के लिए आपको शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी को शारीरिक ज्ञान कहते हैं। इसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर जो है आगे की सारी थ्योरी दी हुई, आप उसको पढ़ना। शरीर विषय ज्ञान की उपयोगिता का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है, शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदियो भीषकम आयुर्वेदम से कल्पेन वेदम लोक। शरीर जो है उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान जिस वेद में, उसे आयुर्वेद कहा जाए। तो निश्चित रूप से शरीर ज्ञान की उपयोगिता है आयुर्वेद को पढ़ने की, इसलिए तो अपन पढ़ रहे हैं। आगे चलते, दूसरा कोटेशन, शरीरे चैवम शास्त्रे च दृष्टार्थम स्याद विशारद दृष्ट श्रुताभ्याम संदेह। क्या लिखता है कि यदि कोई आयुर्वेद का चिकित्सक चिकित्सा में निपुण होना चाहे तो शरीर और शास्त्र दोनों में दक्ष होना चाहिए। आगे क्या लिखता है कि दर्शन और अध्ययन, देखने, दृष्ट, दर्शन लिखा श्रुत, श्रुत मतलब सुनना, तो अध्ययन से संबंधित हुआ। तो देखने और सुनने से चिकित्सा के विषयों से संबंधित जो संदेह वो दूर हो जाता है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान पूर्ण रूप से जानने के लिए शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर ज्ञान की उपयोगिता के संदर्भ में विशेष तथ्य इस प्रकार, ये राइटर ने अपनी तरफ से दिए, आप इसकी रीडिंग लगाना, एक बार समझ में आना चाहिए। जैसे पहले लिखता है कि विकृति के ज्ञान से पहले प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप पैथोजेनेसिस समझना चाह रहे हैं तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। तो दूसरा लिखता है आयुर्वेद ये शरीर में गर्भाव क्रांति, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये वर्णित, इनका ज्ञान आपको आगे की चिकित्सा में पढ़ने के लिए होना आवश्यक। स्थूल शरीर के ज्ञान से पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, जो 24 तत्वात्मक पुरुष है वो कैसे बनता है। फिर लिखता है किसी भी अवयव की पंच भौतिक संरचना को जानने के लिए भी शरीर का ज्ञान आवश्यक है।
क्योंकि आप जानते हैं पिंड ब्रह्मांड न्याय कहा जाता है कि जितनी चीजें शरीर में उतनी ही संसार में। इसको आचार्य चरक ने चरक शारीर 5 पुरुष विचय नामक अध्याय में बताया है, और वहां उन्होंने इसको लोक पुरुष सम भाव का। तो आप संसार की वस्तुओं को शरीर से कोरिलेट तब कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा शरीर में कौन सी चीज कहां पर है, किससे बनी हुई है, उसका क्या काम। फिर आगे लिखता है शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रियाओं एवं विपरीत क्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है। ये बात जो है ये फर्स्ट पॉइंट से मिलती जुलती है कि जो उसकी सामान्य क्रियाएं हैं वो उसकी प्रकृति और विपरीत क्रियाएं उसकी विकृति। उसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं। लिखता है शरीर के अंग प्रत्यंगों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान। जैसे अपन एनाटॉमी में पढ़ते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर जो है उसके नियर बाई दूसरी स्ट्रक्चर क्या है, वो ऑर्गन किससे जुड़ा हुआ है, वहाँ कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन सा फेशिया है, कौन सी मसल्स है, कौन सी बोन, क्या नर्व सप्लाई है, कौन सी वहां पर वेसल जो है ब्लड सप्लाई करती है। तो ये सारी चीजें जो है उसका परस्पर ज्ञान तभी होगा जब आप शरीर का जो पूरा ज्ञान है वो कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पता है कि एल्बो जो जॉइंट है इसमें ऊपर ह्यूमरस होती है और नीचे रेडियस और अल्ना होती है। तो एल्बो जॉइंट का ज्ञान आपको करना है तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। फिर इनके अंदर ये किस तरह से एल्बो जॉइंट को बनाती है, एल्बो जॉइंट क्यों जो है हिंज टाइप का जॉइंट है, इसके मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन क्यों है 180 के बाद में, वो सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप इनके परस्पर संबंध जान पाएंगे कि जॉइंट किस तरह से बना हुआ। नेक्स्ट आगे क्या लिखता है विधि वेदज्ञ की दृष्टि से। ये मेडिको लीगल केसेस की बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके लिए आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, शरीर की एनाटॉमी क्या है। जैसे मान लीजिए कोई केस आ गया और उसमें पता चला सस्पेक्टेड है कि भाई ये जो व्यक्ति है इसकी किसने एक किडनी निकाल ली फिर उसको मार के फेंक दिया, या दोनों किडनी निकाल के मार के फेंक दिया। अब आपको पता ही नहीं होगी किडनी कहाँ होती है, किडनी क्या होती है, तो आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे लिखोगे कि इसके शरीर में ये चीज नहीं है। तो मृत शरीर का पोस्टमार्टम करने के बाद में जो कॉज ऑफ डेथ है उसका जजमेंट आप तभी बना पाएंगे जब आपको नॉर्मल एनाटॉमी इसकी पता होगी। सर्जरी का पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्जरी में मान लीजिए कि एपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और आपको ऑपरेट करना है उसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैकबर्नीज पॉइंट कहाँ है, तो वो एनाटॉमी से पता चलेगा। अम्बिलिकल रीजन से कितनी स्पेस छोड़ के लैटरली इंसिजन लगाना है, तो एनाटॉमी का ज्ञान होगा तभी तो आप मेजर आर्टरी को, वेसल्स को, नर्व को, वेन्स को, इनको हटा के वहां इंसाइज कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो एपेंडिकुलर ऑर्गन है वो कौन सा है, उसको कहाँ से कट करना है, उसकी सप्लाई क्या क्या है, उसको कट करने के बाद में उसकी जो सप्लाई है वहां पर किस तरह से आर्टरी क्यूटराइजेशन करना है, कैसे वहां ब्लीडिंग को ब्लॉक करना है, तो ये सब कौन बताता है, शरीर का ज्ञान। नेक्स्ट मर्म विज्ञान के लिए कहा कि मर्म शरीर के प्राण कहा जाते हैं, तो मर्मों का ज्ञान जो वो भी शारीर में पढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंग की परीक्षा के लिए शरीर का ज्ञान आवश्यक। मान लीजिए पेशेंट आ गया आपके पास में कि लीवर इनलार्जमेंट, अब आप उसको पैल्पेट करेंगे, आपको पता तो होना चाहिए लीवर कहाँ है, तब पैल्पेट कर पाएंगे। तो शरीर का ज्ञान जो है वो इसने इन 9-10 पॉइंट में समझाया। पहले बोला नॉर्मल एनाटॉमी इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप उसके अंदर पैथोजेनेसिस को समझ सकें। फिर बोला कि एम्ब्रियोलॉजी का, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का ज्ञान शरीर ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। फिर बोला कि आयुर्वेद की दृष्टि से स्थूल शरीर के ज्ञान से पहले सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होना आवश्यक। फिर बोला कि पंच महाभौतिक संरचना जो शरीर की उसके ज्ञान के लिए शरीर के अवयवों का ज्ञान आवश्यक। फिर पहले पॉइंट की तरह ये 5 पॉइंट लिखा कि शरीर के अंग प्रत्यंगों की क्रियाएं और उनकी विपरीत क्रियाओं के ज्ञान के लिए आपको नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर अंग प्रत्यंगों का पारस्परिक संबंध, क्योंकि बॉडी जो है वो ऑपरेशन में काम करते हैं, ऑर्गन सारे के सारे मिलके और किसी तरह से कंप्लीट करते हैं। फिर जो मेडिको लीगल केसेस है, पोस्टमार्टम है, उसमें इसका यूज, फिर सर्जरी में इसका यूज,
फिर मर्म का वर्णन करके और लास्ट में क्या लिखा कि अंग प्रत्यंगों का एग्जामिनेशन, मतलब डायग्नोस्टिक अप्रोच, हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी आप कोरिलेट तभी कर पाते हैं जब आपको शरीर का ज्ञान होता है। नाउ नेक्स्ट, षडंग शरीर या शरीर का महत्व क्या लिखता है आप इसमें देखिए। मानव शरीर का अध्ययन करने के लिए उसे 6 भागों में विभाजित किया। अब आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज हो, जटिल चीज हो, तो उसको पढ़ना होता है तो अपन उसको क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे चरक संहिता है तो पहले इसके 2 पार्ट किए गए, जिसका आप पूर्वार्ध और सेकंड को उत्तरार्ध, अभी आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में, इसको आप जनरली फर्स्ट बोलते हो, इसको सेकंड बोलते हो। फिर उस फर्स्ट के अंदर स्थान डाल दिए 5, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान। फिर उन स्थानों के अंदर चैप्टर डाल दिए। तो जिस तरह से कॉम्प्लेक्स को पढ़ने के लिए उसको सब डिविजन्स में बांटा जाता है, वैसे ही शरीर जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर बहुत सारी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है। उसको समझने के लिए आयुर्वेद के जो पुराणिक ज्ञाता थे, आप्त थे, विबुद्ध थे, श्रेष्ठ पुरुष जिनको आयुर्वेद का ज्ञान था, उन्होंने इस शरीर को 6 हिस्सों में बांट दिया। 6 हिस्से हुई, 4 शाखाएं, एक मध्य देह और एक सिर। इसको बोला जाता है षडंग शरीर। आगे लिखता है द्वय बाहु द्वय शक्ति, शिरो ग्रीवाम अंतरांधी। अंतरांधी मिडिल ट्रंक को, मध्य देह को बोलते हैं। फिर अलग अलग आचार्य, सुश्रुत, चरक, वाग्भट ने वही सारी चीजें रिपीट करी। नेक्स्ट आते हैं अपन षडंग शरीर के बारे में। फोटो देखो आप, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। नेक्स्ट, आधुनिक जो मेडिकल साइंस, उसने बॉडी को किस तरह से माना, सब डिवीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऊपरी भाग के अंदर हेड होता है, फेस इज अ पार्ट ऑफ हेड, फोरहेड, आई, चिक्स, चिन, ये सब भी हेड में आता है। बिलो द हेड देयर इज ए नेक, और सिर के नीचे क्या होता है, गर्दन। फिर लिखता है जंक्शन ऑफ द हेड एंड नेक इज ऑब्लिक बिकॉज द नेक एक्सटेंड हायर अप ऑन द बैक देन इन फ्रंट। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये गर्दन वाला पार्ट है, तो ये जो पार्ट है इसमें पीछे की तरफ वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा होता है, आगे की तरफ वाला गर्दन का पार्ट छोटा होता है। इसलिए हेड और जो नेक वो ऑब्लिक डायरेक्शन में या ऑब्लिक वे में एक्सटेंड होती है। फिर लिखता है नेक के नीचे चेस्ट है, इसको थोरेक्स कहते हैं। थोरेक्स बोनी केज, पसलियां होती है थोरेक्स के अंदर, अस्थियों का पंजर होता है। उसके अंदर हार्ट्स होते हैं, सॉरी हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। फिर थोरेक्स के नीचे एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं जीआई के। फिर उसके बाद में आता है एब्डोमेन के नीचे 2 भाग होते हैं, उसमें लिखता है अपर एब्डोमेन और हिप बोन वाला पार्ट, और लोअर एब्डोमेन और हिप बोन वाला पार्ट। फिर आगे लिखता है थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों मिलकर ट्रंक कहलाते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन ये ट्रंक। फिर लिखता है नेक्स्ट, आगे क्या लिखता है, प्रत्येक एक्सट्रीमिटीज के 3 भाग होते हैं, मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। राइट एंड लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज के 3 भाग, ब्रेकियम, एंटेब्रेकियम एंड कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजीज, मतलब रिस्ट, पाम और रिस्ट। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ये इसमें पार्ट करते हैं। मतलब अगर आपको डीप स्टडी करनी है ऑर्गन्स की तो आपको उनको पार्ट्स में बांटना ही पड़ेगा, तब जाके और उनकी जो आउट लाइन्स है उसके अंदर आप कुछ लिख पाएंगे। फिर लिखा अंगों का नामकरण पहले परिचित नामों के आधार पर हुआ,
फिर बॉन्स के नाम के आधार पर हुआ, और कुछ प्रचलित नामों के आधार पर जिन्हें उन्हीं के नामों के मसल्स और आर्टरी मिलती है। अब ये बोलता है कि नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ, ह्यूमरस क्यों बोला, क्लेविकल क्यों बोला, या हेड क्यों बोला। तो इसका कारण बता रहा है कि पहले जो प्रचलित नाम थे जो बोलना शुरू हो गए, उन्हीं के आधार पर उसका नाम हुआ, या उसके अंदर जो बॉन है उसके बेस पे भी ऑर्गन के नाम हुए। तो लिखा टर्म ऑफ अपर लिम्स। अपर लिम्स जो है उसके लिए बोला शोल्डर, एल्बो, हैंड, पाम, फिंगर्स, थंब। ये देखो शोल्डर, फिर उसके बाद में ये एल्बो, फिर उसके बाद में आप आगे आते हो तो ये हैंड, फिर उसके बाद में ये हथेली पाम, फिर फिंगर्स और फिर थंब। आर्म क्या बोल रहा है, द शोल्डर, बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो, मतलब कि आर्म किसको बोलेंगे आप, इस वाले पोर्शन को आर्म बोलेंगे। फिर बोलता है फोर आर्म बिटवीन द एल्बो एंड रिस्ट, ये कूनी और जो है आपका रिस्ट उसके बीच का पोर्शन जो है उसको फोर आर्म कहेंगे। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, अगर बोलता मैनस। मैनस जो है वो हैंड और डिस्टल पोर्शन ऑफ सुपीरियर लिम्ब, फिर कंप्रेसिंग ऑफ कार्पस, मेटाकार्पस एंड फैलेंजेस। तो पंजे वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब मैनस में। डिजिट, फिंगर, थम्स आर आल्सो कॉल्ड डिजिट, अंगुलियों को और अंगूठे को बोला जाता है। नेक्स्ट, लोअर लिम्स का क्या डिवाइडेशन है, हिप, नी, एंकल, फुट, टोइज एंड ग्रेट टोइज, मतलब अंगूठे। थाई किसको बोलते हैं, द रीजन बिटवीन द हिप एंड नी, जैसे शोल्डर और एल्बो के बीच में अपर लिम्ब था वैसे। लेग, बिटवीन नी एंड एंकल। पैडीज, फुट को बोलते हैं। टोइज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आल्सो कॉल्ड डिजिट। ग्रेट टोइज, द इनर मोस्ट एंड लार्जेस्ट टोई इन द ग्रेट टोई। फिर उसके बाद में आते हैं शारीर शास्त्र के विभाग। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बेसिक्स चल रहे हैं अभी। देखो क्या है कि मान लीजिए आपको ये पता है कि ये स्टमक, ठीक, स्टमक की एनाटॉमी क्या होगी कि भाई ये ऊपर किस से जुड़ा हुआ है, इसकी जो ये वाल्स है उसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, उन वाल्स के अंदर किस किस टाइप की सेल्स है, उन सेल्स से क्या क्या सीक्रेट होता है। ये स्टमक बेड क्या होता है, स्टमक की ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, 9 रीजन्स में 9 रीजन ऑफ बॉडी होते हैं, उसके अंदर स्टमक की पोजीशन क्या है। तो शरीर में कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू किस जगह पर है, और उसकी जो बाउंड्रीज है, ये 9 रीजन। तो शरीर का ये 9 रीजन जो है, इसमें कौन सा ऑर्गन किस जगह पर है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी जो खुद का टिश्यू है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स और कौन कौन सी सेल्स और कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस है जिनकी वजह से उस ऑर्गन की जो नीड है वो पूरी कर पाता है। ये एनाटॉमी, ठीक। अब फिजियोलॉजी क्या है, सुने आप, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू कहां है ये समझाना एनाटॉमी। क्या काम करता है एंड कैसे करता है, ये फिजियोलॉजी। तो शारीर शास्त्र के 2 भाग कर दिए, पहले तो उसकी रचना क्या है, फिर उसकी क्रिया क्या है। तो रचना का मतलब तो हो गया कहां है और दिखने में कैसा है, और क्रिया में होगा क्या काम करता है, काम करना क्रिया है, और कैसे करता है, ये क्रिया। तो रचना शारीर में लिखता है, रचना प्रतिपादकम शारीरम, रचना शारीरम, वही डेफिनेशन रिपीट कर रहा है।
कि जो शरीर की रचना को डिफाइन करे, वो रचना शारीर। फिर क्रिया शारीर, क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम, जो शरीर की अंदर चलने वाली क्रियाओं को समझा सके, वो विज्ञान क्रिया शारीर। इसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रहा है, बेसिक चीज यही, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर सुश्रुत संहिता विषय ग्रंथों में जो है इसके बारे में बोला है कि सुश्रुत संहिता ने शरीर के बारे में विशेष ज्ञान दिया। यहाँ सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान के 10 चैप्टर के नाम लिखे हैं, आपको याद नहीं होते तो छोड़ दो, और इससे डिटेल है, उसमें भी आप चैप्टर वाइज याद नहीं रख सको तो आप एटलीस्ट जो इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन कुछ भी नहीं है, जो आपका सिलेबस है उसी के पॉइंट। जैसे पहला लिखा है सर्वभूत चिंता शारीर, इसमें लिखा है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर शुक्र शोणित का वर्णन, फिर गर्भ का वर्णन, फिर गर्भावक्रांति की डिटेल। नेक्स्ट शरीर संख्या विवरण, ये 5वां चैप्टर है। इसके अंदर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नंबर्स, शिरा, धमनी, स्नायु और अस्थियां, ये किस में, वो शरीर में ये कितनी है और इनका विभाजन क्या है, शरीर के किस हिस्से में कितनी है इस। फिर छठा मर्म शारीर, फिर सिरा का, सिरा वेदन का, धमनी का और गर्भणी व्याकरण का वर्णन मिलता है इन 10 अध्यायों के अंदर। चरक संहिता की जो 8 चैप्टर है शारीर स्थान, उनके नाम दिए हुए, आप चाहें तो उनको भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं याद हो रहे तो छोड़ देना, बस बोल देना चरक ने भी इसी तरह से, और उसमें 5-7 चीजें लिख के और बोल देना कि वर्णन किया है। जैसे वाग्भट वगैरह का लिखा है, मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इतने डीप जाके इनको याद करें, तो आप इनको छोड़ दें। नेक्स्ट, जिन लोगों के अभी एनाटॉमी का पेपर है वो लोग मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप के थ्रू डेट बता देना, मैं एक गेस्ट पेपर उसका बना दूंगा आपके लिए, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते। तो नेक्स्ट वन, इसमें वही सारी आपकी जो डिटेल है सिलेबस की वही सब दी हुई है। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और यहां से आपका क्वेश्चन आता है 5 या 10 नंबर का। मृत शोधन व संरक्षण या मृत शरीर का शोधन व संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडी और कैडेवर, डिसेक्शन और प्रैक्टिकल एनाटॉमी। अब आप सुनो, सबसे पहले ये काम किया था सुश्रुत, और इसका वर्णन हो सके तो रेफरेंस याद रखना, सुश्रुत सूत्र, सॉरी सुश्रुत शारीर 5 दिया गया, और सुश्रुत शारीर 5 में अपन ने अभी पढ़ा कि संख्या शारीर, तो संख्या शारीर में ही ये दिया गया है कि मृत शव का शोधन और परिरक्षण कैसे करना है, क्योंकि सुश्रुत ने किसी न किसी डेड बॉडी में सारी चीजें देख के और गिन के फिर अपनी संहिता में लिखी, तो जब चैप्टर खत्म होता है तब वो इसके बारे में बताता है। अब राइटर अपनी तरफ से क्या लिख रहे हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग विभाग, संख्या, शारीर, व्याकरण आदि के ज्ञान के लिए जहां पर शास्त्र ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी, उसी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी। विशेष तौर से एक सर्जन के लिए तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी, और आप जानते हैं कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए आपको पहले एनाटॉमी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये बोल रहा है सर्जरी से पहले आपको कई बार जो है सब का छेदन किया हुआ होना चाहिए। आज के आधुनिक युग की अपेक्षा आचार्य सुश्रुत ने लगभग 3500 वर्ष पहले, लगभग 3.5 तो क्या -2950 मतलब ईसा से 2950 वर्ष पूर्व सुश्रुत काल माना जाता है, तो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम डिसेक्शन कर दिया था। अनेक साधनों, यंत्रों, शस्त्रों का अभाव, डिसेक्शन का अभाव, समाज की परंपराएं, सामाजिक कुरीतियां, इन सब के अकॉर्डिंग मृत शरीर को टच करना भी पाप था। लेकिन उस जमाने में भी सुश्रुत की नॉलेज जो है कि शरीर को काटा होगा, समाज से छुप के किया होगा, और मृत शरीर को सबसे पहले तो कहां से प्राप्त किया होगा, तो ये उनके शल्य शास्त्र में और शरीर से संबंधित ज्ञान में उनकी जिज्ञासा को और उनकी ज्ञान अर्जन की जो रुचि उसको बताता है। प्राचीन विधि क्या कहती है, शव का संरक्षण करने के लिए, या अगर श्लोक दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, यस
यहाँ पर श्लोक है, आचार्य सुश्रुत का श्लोक, स्व परिरक्षण की विधि। ये सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान का 5वां अध्याय जो मैं आपको बोल रहा था। अब इसमें क्या करना है, उन्होंने कहा कि आप मृत शरीर लें, उसको नहीं बहने वाली नदी, इसको आप तालाब बोलो, उसमें प्रिजर्व करना है और उसके चारों तरफ घास फूस लपेट देंगे, वरना तो जल के अंदर जो जीव है उसको खा सकते हैं। और एक जो डेड बॉडी है उसको मैक्सिमम 7 डेज तक डिसेक्शन के लिए काम लेना चाहिए। हिंदी देखना आप, इसमें समझ आएगा आपको। दूसरा उन्होंने कहा कि जो नहीं बहने वाली नदी है उसके अंदर जो आपने प्रिजर्व किया है मृत शरीर को, भाई मुंज से, वृक्ष पत्रों से, पेड़ के छिलकों से, घास फूस, तो उसको 7 दिन के बाद में यूज नहीं करना है। मतलब मैक्सिमम आप क्या करना है, आज डिसेक्शन किया, वापस नदी में डाल दिया लपेट के, फिर कल निकाला, तो मैक्सिमम 7 दिन। आप इसकी पढ़ना हिंदी, आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आए कोई चीज तो मेरे से पूछ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसके लिए उन्होंने ये और कहा था कि जो डेड बॉडी आप ले रहे हैं वो 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले आदमी की नहीं होनी चाहिए, या वो विष वगैरह किसी से मरा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर उसके शरीर में कोई ऑर्गन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसके ज्ञान से जो है पूरी तरह से उस अंग का ज्ञान नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिसेक्शन में आपको मिला ही। अब ये रहे वो आचार्य शिष्य के समय में संरक्षण मृत शोधन पद्धति के तरीके। पूर्व कर्म देखो, सबके अंग प्रत्यंग पूरे हो, मृत्यु दीर्घकालीन व्याधि से नहीं हुई हो, मृत्यु विष से नहीं हुई हो, आयु 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। संरक्षण की विधि, ऐसे मृत शरीर को मुंज, छाल, कुश अथवा आदि के द्वारा भली भांति लपेट कर और एक पिंजरे में डालकर तेज नहीं बहने वाली नदी, मतलब स्थिर जल में डाल देना चाहिए, डुबो देना चाहिए। शव का छेदन 7 दिन तक भली भांति फूले हुए शव को नदी से बाहर, 7 दिन तक इनिशियली उसको पानी में रखा, पड़ा रहने दिया, 7 दिन बाद उसको बाहर निकाला, फिर मुंज वगैरह जो है वो हटाए उन्होंने और उस आवरण को हटा के और उन्होंने उसका डिसेक्शन किया। तो अल्टीमेटली जो आप फोर्स वगैरह यूज करते हैं, या जो अभी जो जिसकी कौन सी बोल रहा है, नाइफ वगैरह यूज करते हैं, उन सब के थ्रू धीरे धीरे उन्होंने घर्षण करना शुरू किया, स्किन की लेयर्स देखी, फिर त्वचा के भेद दिए, फिर वहां क्या आर्टरी वैसा जो भी उनको वहां मिला उन्होंने उसके अनुसार उसका वर्णन किया। और उन्होंने कहा कि मृत शरीर में आत्मा को देखना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मृत शरीर में आत्मा होती नहीं, लेकिन फिर भी किसी शिष्य की जिज्ञासा के संदर्भ में उन्होंने ऐसा बता दिया। यहाँ पर जो शव छेदन की विधि का इन्होंने वर्णन दिया है वो 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, लेकिन एक ही श्लोक को बार बार रिपीट करके किया। तो आप लोग क्या करें कि इसकी रीडिंग लगाएं और एक बार इसको 10 नंबर में कैसे लिखना है मैटर को बढ़ा के, क्योंकि श्लोक तो एक ही, तो मैटर को कैसे बढ़ाकर लिखना है वो समझें। बाकी विधि वही है जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई, इसको पढ़ना। और मैं कोशिश करूंगा आज 1 घंटे का लेक्चर और आपको वीडियो डालने की। तो अभी की क्लास यहीं तक, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम है, और 1 घंटे का और वीडियो में इसके बाद में, ये जो क्लास चलेगी इसके बाद में आपको डालूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं।